SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर वाफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि हमने कल आपसे टेस्ट लिया था तो उसमें आपने सबने बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की है, वेल डन। इसी तरह हमारे वीकली टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कल जो हमारा था वो ग्रैंड टेस्ट था, तो कंग्रेचुलेशन जिन लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं। सो हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू हसन रियाज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक्चुअली ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में मिस राबिया ने काफ़ी कुछ आपको पढ़ा दिया एंड मोस्टली टेक्निक्स वगैरह कवर हो गई हैं, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ बच्चों ने भी ये कहा कि हमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएं जो कि पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ताकि हमारी कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इस चक्कर में हम कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी की हिस्ट्री के अंदर, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी, कॉन्टेक्स्ट भी आपका बिल्ड होगा, प्लस ये होगा कि आपके पास अगर कोई पीपीएससी में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की हम हिस्ट्री देख लेते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट एराज हैं, 6 मुख्तलिफ अदवार हैं जिनमें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ने शुरुआत से लेके टिल द करंट डे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ने किस तरह से तरक्की की है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इन्हांसमेंट्स हुई हैं, उनको हम देखेंगे। 6 मुख्तलिफ अदवार के अंदर तकसीम किए हुए हैं इनको। अच्छा जी, नंबर 1, लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, इसमें ब्लाइंड को ब्रेल पढ़ाए जाने पे ज़्यादा फोकस किया गया और अडेप्टिव स्किल्स यानी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती है, रोज़मर्रा की जो स्किल्स काम आती है हमें, उनको सिखाने पे ज़्यादा फोकस हुआ। दूसरा है हमारे पास अर्ली 20s, 20वीं सदी का आगाज़। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदली और यहाँ से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स का आगाज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस एरा के अंदर 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस में रखा गया, एक है वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरी है इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, इसमें यह सिखाया गया कि एक तो हुनर स्किल बिल्ड करनी है, स्किल सिखानी है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, और दूसरा इंडिपेंडेंट बनाना है उनको, वो स्किल्स सिखा के, वो हुनर उनके अंदर डाल के उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से गुजार सकें और माशरे के ऑफ कोर्स जो है मौसर शहरी के तौर पे ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, इसमें जो ऑफ कोर्स ये जो पर्पस था इसका वो यही था कि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जा सके। नंबर 3 पे हमारे पास है 1940s, जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की बाकायदा शुरुआत का दौर है। यानी यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के टर्म को यूज़ करते हुए आगाज़ किया गया ओरिएंटेशन मोबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रोग्राम्स डेवलप किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोकस था कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए, जो रिमेनिंग सेंसेस हैं उनके पास विजन के अलावा, जैसे कि सुनना, ठीक है, महसूस करना, सूंघना, इन सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए, ज़ाहिर सुनना उसमें मेजर स्किल है, तो इन सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए कैसे जो है वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, और फिर इन्वायरमेंट के बारे में जब उनको अवेयरनेस हो जाएगी तो फिर उसके अंदर वो कैसे सक्सेसफुली एंड सेफली मूव करेंगे। 1950 टू 1960 फोर्थ नंबर पे हमारे पास है टूल्स का यूज़। यहाँ पे टूल्स मुख्तलिफ इजाद हुए और उनका यूज़ स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मोबिलिटी एड्स यानी ऐसे टूल्स एंड डिवाइसेस इजाद की गई और शामिल की गई मोबिलिटी ट्रेनिंग के अंदर, जिसने मोबिलिटी को आसान बनाया।
सबसे जो अहम इजाद थी वो वाइट केन की थी, यानी वाइट केन को यहाँ पे बाकायदा ओरिएंटेशन मोबिलिटी का हिस्सा बनाया गया और उसको यूज़ किया गया। और गाइड डॉग्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी इसी इरा में 50s to 60s में इस्तेमाल स्टार्ट हुआ और उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी कि इनको भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा सके। 5th नंबर पे हमारे पास है 1970s to 1980s। ठीक है, इस इरा में कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स यानी जो ज़्यादा मुश्किल इन्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर नेविगेशन का, उनके अंदर मोबिलाइज करने का निज़ाम बनाया गया ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंदर। अब ट्रेनिंग को जो है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया, जो भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी से मुतल्लिका ट्रेनिंग्स थी उनको कॉम्प्रिहेंसिव किया गया, उनको बढ़ाया गया, उनको उसके अंदर और मज़ीद चीज़ें ऐड की गई। अब यहाँ पे उन्होंने फोकस किया कि सिर्फ स्कूल और घर में चलने पे ही फोकस नहीं, बल्कि बाहर सिटीज़ में, मार्केट्स में और ऐसे मुश्किल इन्वायरमेंट्स में भी चलना सिखाया जाए जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड को ज़्यादा चलने में मुश्किलात होती हैं, लेकिन उनको वहाँ पे भी मोबिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको वहाँ पे भी मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स जब हम प्रोडक्टिव मेंबर बनना चाहते हैं सोसाइटी के तो फिर हमें हर जगह मूव करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स में मूव करने के हवाले से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाने लगी। ठीक है, और इसी का हिस्सा है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है या ट्रांसपोर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो उसकी ट्रेनिंग भी इसी इरा के अंदर दी जाने लगी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, अब है 66 नंबर पे हमारे पास 1990s से लेके टिल नाउ, अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है यहाँ तक ओरिएंटेशन मोबिलिटी में क्या तरक्की आई है, ये आप समझ लें कि प्रेजेंट दौर है हमारे पास। हम इसको 1990 से लेके अब तक हम इसको जदीद दौर कंसीडर करते हैं। ठीक है, 1990 से लेके अब तक टेक्नोलॉजी ने खास तौर पे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अब यहाँ पे एडवांस चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो जीपीएस जो कि एक बहुत बड़ा यूज़फुल टूल है, जो मैप्स के अंदर भी यूज़ होता है, स्मार्ट केन्स के अंदर भी यूज़ होता है, और ऐसी मुख्तलिफ डिवाइसेस, ऐसे मुख्तलिफ केन्स, ऐसे मुख्तलिफ ग्लासेस और रिस्ट बैंड्स और बहुत सारी डिवाइसेस आ गई जिनके अंदर जीपीएस भी यूज़ होता है और ऑडियो फीडबैक, हैप्टिक फीडबैक एंड ये सारी चीज़ें मिल के ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को ज़्यादा आसान बना रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी आसान हुई है और उसी वजह से फिर जो हम विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, अब इसको शॉर्टली देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे 6 अदवार थे, 6 पीरियड्स थे मुख्तलिफ औकात में जब ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ने एक नया मोड़ लिया और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग में नई नई चीज़ें शामिल होती गई। तो आज हम इस मकाम पे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में हमारे पास शुरुआत हुई है ब्रेल के इस्तेमाल से, ये हमारे पास पहले नंबर पे है। अर्ली 20th सेंचुरी में सेंसरी ट्रेनिंग आई कि सेंसेस को यूज़ करके इन्वायरमेंट की अवेयरनेस हासिल करनी है, और 1940s में वाइट केन एंड डॉग्स वगैरह, गाइड डॉग्स वगैरह, 1950 to 60s में टूल्स वगैरह का यूज़ हुआ। ठीक है, ट्रेनिंग मुश्किल हुई और जो है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के ज़रिए कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स में भी चलना सिखाया गया 80s 70s 80s के अदवार में। और 6 नंबर पे अगर हम देखें तो एडवांस जो इरा है हमारा 1990 से लेके 2026 तक करंटली, तो ये जो हमारा इरा है इसको हम जदीद दौर कह सकते हैं, मॉडर्न इरा ऑफ टेक्नोलॉजी या मॉडर्न इरा ऑफ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कह सकते हैं, जहाँ पे हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी को बहुत आसान कर लिया हमने और टेक्नोलॉजी ने इसके अंदर मेजर रोल प्ले किया। तो यही था आज का लेक्चर। दैट्स इट फ्रॉम मी। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें, जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एग्जैक्टली। जी, थैंक यू। जी मिस तैयबा, आप हमें सुन रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, मीनिंग देखा था और हमने कंपैरिजन पढ़ा था
इन टर्मिनोलॉजीज के दरमियान एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप। आज हम उसको रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिस्टिक व्हिच मींस टू ऑफर द सर्विसेज टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर, यानी दूसरों की वेलफेयर के लिए अपनी सर्विसेज को ऑफर करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन मींस to run out and to execute the plans and organize for some organizations and businesses, के कुछ businesses के लिए, organizations के लिए किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करना, ऑर्गेनाइज करना क्या कहलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ होल बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अच्छा, ये जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तमाम चीजें इसके टास्क हैं, यानी कि ये एक एडमिनिस्ट्रेट करने का एक होल प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें जो स्टेप्स बताए गए हैं वो यही हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके 3 लेवल्स हैं। अगर हम इस मैकेनिज्म को याद कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझना और भी आसान हो जाएगा। नंबर 1, PODCC, प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है। सेकंड लेवल है इसका POCC, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। और जो इसका थर्ड लेवल है वो है पोलका, POLCA, पोलका, प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट। ठीक है। इसमें माइनर सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह अब आपको पता चलता जाएगा। जैसे कि हमने पहला मैकेनिज्म पढ़ा तो उसमें PODCC था और जिसमें D है, बाकी तो सारे जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन D से क्या मुराद है? डायरेक्ट करना। और सेकंड मैकेनिज्म में जो पहला C है वो है कमांड करना। ठीक है। तो तीसरा जो लेवल है हमारा वो है पोलका, और पोलका में जो L है वो लीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो इसमें डायरेक्ट, कमांड, लीड है, इसका सेम ही मीनिंग है, सेम पर्पस है। ठीक है। डायरेक्शन देना, लीड करना, कमांड करना, ऑर्डर पास करना, ये तमाम चीजें एक ही बात है। जबकि पोलका में लास्ट वर्ड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि उसको एग्जीक्यूट करना, एज इट इज परफॉर्म करना। ठीक है। उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, किसी भी बिजनेस को रन करना है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको स्मूथली रन किया जाए। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, स्मूथ वे में उस ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाए। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो प्लानिंग है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो क्या है, यानी हमारी नेचर ऑफ जॉब क्या है, हमें उसके लिए किस किस्म के एम्प्लॉयज चाहिए, किस नेचर के एम्प्लॉयज चाहिए, और हमने क्या क्या काम करना है, हमारी वर्किंग किस तरह की होगी, हमारी जॉब किस तरह से होगी, और उसके लिए हमने रिसोर्सेज को, बजट को किस तरह से एलोकेट करना है। ये सारी चीजें आ जाती हैं प्लानिंग में। ऑर्गेनाइज नेक्स्ट स्टेप है, जिसका मतलब यह है कि उन टास्क्स को, उन एक्टिविटीज को, उन प्लान्स को हमने एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उनको एक सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में हमने एपल पाई ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। कि कौन कौन से टास्क किस किस इंडिविजुअल को दिए जाएंगे, किस पोजीशन पे कौन कौन से लोग कब कब एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है। और किस किस इंडिविजुअल से हमने किस तरह के काम लेने हैं, और फीडबैक कैसे लेनी है। ठीक है। फीडबैक का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। ये तमाम चीजें एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली की जाएंगी। ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्ट करना, लीड करना, कमांड करना, ऑर्डर पास करना, एक ही बात है। यानी जो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो ये बताएगी कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस किस तरह से करना है। ये क्या है? डायरेक्शन है, यानी इसको डायरेक्ट कर रही है, उसको उस चीज के बारे में गाइड किया जा रहा है। ठीक है ना। डायरेक्ट यानी कि कमांड दी जा रही है, ऑर्डर किया जा रहा है। मैनेजर्स का काम है कि ऑर्डर्स पास करना, ठीक है, इम्पोज करना, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका काम है कि मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उन टास्क को अचीव करें इन टाइम सक्सेसफुली। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोऑर्डिनेट। ना सिर्फ उनको डायरेक्ट किया जाए कि कौन सा काम कब और कैसे करना है, बल्कि साथ साथ उनको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करे, और जहां जरूरत है उनको टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। ये काम है कोऑर्डिनेशन का।
ठीक है, उनको कोलैबोरेट करे, तमाम प्रोसेस में उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। और जो लास्ट इसका स्टेप है वो है कंट्रोल। इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर किया जाए, इसकी प्रोग्रेस का मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि ये ऑब्जर्व किया जा सके कि काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइमली फुलफिल कर रहे हैं, क्या वो अपने अपने टास्क में बिजी हैं, बच्चे क्लासरूम से बाहर तो नहीं है। ये तमाम चीजें ये जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसको कंट्रोल कर रही है, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता हो कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, इवेलुएट किया जा रहा है, तो उनको अपने टास्क को सक्सेसफुली अचीव करना है, इन टाइम परफॉर्म करना है। तो ये तमाम स्टेप्स थे, कंपोनेंट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के, और इसमें हमने लेवल्स भी पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हमने लीडरशिप को भी पढ़ा था कि लीडरशिप क्या होती है, वो भी एक अथॉरिटेटिव या जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वही लीडर होता है। ठीक है, और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव को पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या टास्क होते हैं, कि प्लान करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्शन देता है, कमांड करता है, ऑर्डर पास करता है, लीड करता है, और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है मैनेजर से, एम्प्लॉयज से, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे। ठीक है, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल्स की। अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और तीसरा क्या है, डेमोक्रेटिक या कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, ये 3 तरह के इसमें स्टाइल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप क्या होती है। ये डिक्टेटरशिप की एग्जांपल है, यानी जिस तरह से डिक्टेटरशिप में वन मैन शो होता है, एक इंडिविजुअल के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं और सबॉर्डिनेट्स को कोई राइट नहीं होता कि वो सजेशंस दे सके या ओपिनियंस दे सके कि अपनी हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो जस्ट जो ऑर्डर एम्प्लॉयज को दे दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसने एज इट इज उसको विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन परफॉर्म करना है। ये है हमारे पास ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप, यानी अथॉरिटी से मुराद के जिसके पास लीडरशिप है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जो चाहे करे। तो सारी की सारी अथॉरिटी, सारी की सारी पावर्स एक इंडिविजुअल के पास होती हैं, उसमें यूनिटी ऑफ कमांड होता है, और सबॉर्डिनेट्स का जस्ट काम है कि उन ऑर्डर्स को एज इट इज ओबे करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, द टर्म ब्यूरोक्रेसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्स वेबर इन 1920। ठीक है, ये मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1920 में। और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप भी बिल्कुल वैसे ही है, उसमें भी जो पावर्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल के पास होती हैं, लेकिन क्या है कि उसमें लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी वो अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स या जो एम्प्लॉयज हैं वो ओपिनियंस दे सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, तो ये है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। अच्छा, इसमें क्या होगा कि ये भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे बेस करती है जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। इसमें जो भी ऑर्डर्स है वो टॉप टू डाउन पास होते हैं, यानी कि एक हाई रैंक अथॉरिटी या हाई रैंक ऑफिसर है, उससे कोई भी ऑर्डर पास होते होते लोअर रैंक तक जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो भी रेक्विजिशन होगी वो इसकी अपोजिट होगी, इसी हायरार्की के तहत वो डाउन टू अप जाएगी, बॉटम अप जाएगी। यानी एक ऑर्डर है, अगर किसी मिनिस्टर ने ऑर्डर पास किया है तो वो सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी आगे देगा एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल आगे असिस्टेंट डायरेक्टर को, फिर आगे से वो कंसर्न डायरेक्टर्स तक जाएगी, डिप्टी डायरेक्टर्स तक जाएगी, फिर वो डीओ ऑफिस जाएगी, उसके बाद वो हेड्स को रिसीव होगी, और देन हेड से होते हुए वो बाकी स्कूल स्टाफ को जाएगा ऑर्डर। ठीक है, या कोई भी डिसीजन है अगर किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने लिया है। इसी तरह से जो कोई रेक्विजिशन है वो एक स्कूल स्टाफ अपने हेड को देगा, हेड से वो डी ऑफिस जाएगी, ये डी ऑफिस से डीजी ऑफिस जाएगी। इसी तरह से वो इसी हायरार्की के तहत लोअर रैंक से हायर रैंक की तरफ चलती जाएगी, यानी ये चेन चलती जाएगी। अच्छा, जो भी काम है वो उनके डेजिग्नेशंस के बेसिस पे दिए जाएंगे, इसमें एबिलिटीज मेंशन मैटर नहीं करती, बल्कि जो भी उनको टास्क दिए जाएंगे वो क्या होगा कि उनके डेजिग्नेशन पे बेस करेंगे, और किसी हद तक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी। और जो थर्ड वन लीडरशिप है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, या कोलैबोरेटिव लीडरशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक या कोलैबोरेटिव एक ही बात है।
ये इक्वालिटी और इक्विटी पे बेस करती है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें क्या है कि उनके पास राइट होता है कि वो अपनी सजेशंस दे सकें, अपनी ओपिनियंस दे सकें। ये थे हमारे पास स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, जिसमें हमने 3 तरह के स्टाइल्स देखे हैं। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप, जिसमें वन मैन शो होता है, एक ही इंडिविजुअल के पास यूनिटी ऑफ कमांड होती है और वो सारे के सारे ऑर्डर्स को पास करता है और सबऑर्डिनेट्स का जस्ट काम है कि विदाउट एनी क्वेश्चन उसको एज इट इज ओबे करे, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय के पास ये राइट नहीं कि वो किसी किस्म के ओपिनियन दे सके, सजेशन दे सके कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या उसकी प्रोडक्शन को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, ठीक है, हमने लीडरशिप पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी मैक्स वेबर ने 1920 में, और ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे बेस करती है, यानी कि हायरार्की से मुराद है कि एक चेन चलती जाएगी डाउन टू अप और टॉप टू डाउन, ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑर्डर है तो वो एक हाई रैंक अथॉरिटी से लोअर रैंक अथॉरिटी तक जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और इसी तरह से रेक्विजिशन जो है वो इसके ऑपोजिट होगी, वो लोअर रैंक से हाई रैंक की तरफ जाएगी स्टेप बाय स्टेप इसी हायरार्की के तहत। तीसरी हमने पढ़ी है डेमोक्रेटिव और कोलैबोरेटिव लीडरशिप, जिसमें क्या होता है कि इक्वालिटी और इक्विटी पे बेस करती है, ठीक है, यानी उसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं अपने लीडर्स को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज का, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की थेरीज कौन कौन सी हैं। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं तो उन थेरीज को हम जनरल बिजनेसेस के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थेरी है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी है। ये एक क्लासिकल थेरी है और ये ट्रेडिशनल थेरी कंसिडर की जाती है। इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी इसलिए कहा जाता है कि जस्ट लॉजिकल सीक्वेंस में और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिस पे इसको जस्ट डिसिप्लिन की बेसिस पे एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी इसको जस्ट रन किया जाता है इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को। तो जस्ट उन मेथड्स को फॉलो करते हुए रन करना एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है बेसिकली, साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका फोकस क्या है। इस थ्योरी का फोकस है रिजिडिटी ऑफ डिसिप्लिन पे या रिजिडिटी ऑफ मैनेजमेंट पे, और ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मैनेजर्स प्रॉपरली ट्रेंड हों रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो मैनेजर्स हैं वो किसी भी ऑर्डर को पास करेंगे, जस्ट ऑर्डर करेंगे, कमांड करेंगे, लीड करेंगे, और जो सबऑर्डिनेटर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन में उनको हेल्प आउट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उन प्लान्स को, ठीक है, या उन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करेंगे एज इट इज जैसे कि उनको टास्क दिया गया है, और वो इन टाइम अपने गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि डिसिप्लिन पे और रिजिडिटी पे बेस करती है। इसके कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं। नंबर 1, ऑल वर्क शुड बी डन इन अ लिमिटेड और स्पेसिफिक टाइम। कोई भी काम जो है वो लिमिटेड टाइम में किया जाए, स्पेसिफिक टाइम के अंदर टाइमलाइन दी जाती है कि इस टाइम में ये टास्क परफॉर्म किया जाए। तो अगर वो लिमिटेड टाइम के अंदर परफॉर्म करता है तो वेल, अदरवाइज स्पेसिफिक टाइम लाइन उनको दी जाती है कि इसी टाइम के अंदर वो टास्क परफॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डन वर्क शुड बी मेजर्ड एक्यूरेटली, कि कोई भी काम जो किया गया है उसको एक्यूरेटली मेजर किया जाए, ठीक है। नंबर 3, वेजेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्म्ड वर्क, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द डन वर्क, यानी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन की बेसिस पे इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए या वेजेस को देना चाहिए। जो भी इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉयज हैं, अगर किसी ने एडिशनल काम किया है, लिमिटेड टाइम में काम किया है, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए, और अगर किसी इंडिविजुअल ने काम नहीं किया तो फिर उसके वेजेस में से रिडक्शन भी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि जो पे आ रही है रेगुलर और वही सबको दी जाएगी। एम्प्लॉयज मस्ट बी पंचुअल एंड फॉलो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली, यानी एम्प्लॉयज को पंचुअल होना चाहिए, पाबंद होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आगे वही बात है कि जो इंसेंटिव्स हैं, जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को, वो उनके काम के मुताबिक होने चाहिए। जिसने जिस तरह का काम किया है उसकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन की बेसिस पे उनको इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है हेनरी फ्योल ने। ये टोटली सेकंड मैकेनिज्म पे बेस करती है, जो कि प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, यानी जो सेकंड वाला मैकेनिज्म था हमारा POCCC, ये उस पे टोटली बेस करती है। अच्छा, इसमें क्या है कि नंबर 1 प्लान। सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है कि एक्टिविटीज को प्लान करना और फिर उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन से लोग कब कब कैसे कैसे एलोकेट किए जाएंगे, और मटेरियल्स को किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, एक सीक्वेंस में हमने उनको अरेंज करना है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या मटेरियल रिसोर्सेज हो। तो रिसोर्सेज को पहले तो एलोकेट कैसे करना है, फिर उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, रिक्वायर्ड फैसिलिटीज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज को या स्टाफ को, या फिर बच्चों को कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं और उनकी राइट्स क्या क्या हैं जिनको एक एडमिनिस्ट्रेशन ने फुलफिल करना है। थर्ड वन, डायरेक्ट। ठीक है, प्लानिंग को हम ऑलरेडी ये तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट का मतलब क्या है कि लीड करना, कमांड करना, ऑर्डर पास करना। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को टास्क असाइन करे, ठीक है, ऑर्डर पास करे। और मैनेजर्स या जो एम्प्लॉयज हैं, उनका काम है कि उन टास्क को इन टाइम और सक्सेसफुली अचीव कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट करना। ना सिर्फ उनको डायरेक्ट किया जाए बल्कि उनको उस सारे प्रोसेस में कोऑर्डिनेट भी करना है, ताकि जहां उनको गाइडेंस की जरूरत है उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, जहां उन्हें टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, तो उनसे एक प्रॉपर फीडबैक भी लिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें एक मैकेनिज्म के तहत होनी चाहिए। आखिरी जो इसका कंपोनेंट है वो है कंट्रोल, के इस सारे प्रोसेस में टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि इस सारे प्रोसेस को इवेल्युएट भी करना, उसकी प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करना। ये कौन कौन मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल सिस्टम की, तो क्या प्रोफेशनल्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं, क्या सब लोग अपने अपने टास्क पे बिजी हैं, क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे क्लासरूम से बाहर हैं। बाजू का ऐसे भी होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो विदाउट एनी परमिशन इधर उधर क्लासेस से बाहर जा रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो जो भी किसी इंडिविजुअल को टास्क दिया जाएगा वो उसने इन टाइम पूरा किया या नहीं। ठीक है, ताकि उनको भी पता हो कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनकी इवेल्युएशन का एक मैकेनिज्म बनाया जाए। ये तो हमारे पास थी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, ये एल्टन म्यो ने थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स या एम्प्लॉयज दोनों को कंसिडर करना चाहिए। यानी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमें किस किस मिजाज के एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, जबकि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल से अगर मुराद ली जाए तो वो क्या है कि इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को हमने अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स किन किन एक्सपर्टीज के साथ हैं, और उनको उन एक्सपर्टीज के मुताबिक टास्क असाइन करना। ठीक है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, उनके सेल्फ इस्टीम का ख्याल रखना, उनके मोराल को हाई रखना, और उनको अगर कोई ऑर्डर पास भी करना है तो इस तरह से पास करें कि वो हर्ट ना हो, यानी एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, पोलाइट मैनर में उनको ऑर्डर पास किया जाए। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, तमाम चीजें बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स में आती है, यानी कि उनके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हुए, उनको कंसिडर करते हुए एक टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को हायर करे। ओके, तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 मोराल, नंबर 2 ग्रुप डायनामिक्स, नंबर 3 डेमोक्रेटिक सुपरविजन, नंबर 4 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एंड लास्ट वन इज मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी बिहेवियरल मेथड ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इस थ्योरी का नाम भी है कि बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मोराल। मोराल क्या है कि ये डायरेक्टली कंसर्न्ड है इंडिविजुअल की मोटिवेशन से, इंडिविजुअल की सेल्फ सेटिस्फेक्शन से, और जितने ज्यादा वो कमिटेड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, जितने वो डिटर्मिन्ड होंगे, उतना ही ज्यादा वो अच्छे से काम कर सकेंगे। और कहते हैं कि कॉमनली एक एम्प्लॉय जो है वो 6 से 8 घंटे तक काम करता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है कि वो उनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। यानी सिर्फ ये नहीं है कि हम गुड 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 कह के ग्रेट एक्सीलेंट इस तरह से हम उनको मोटिवेट करें, तो उनकी मोटिवेशन भी की जाए और उनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाए। तो इस तरह से उनका मोराल हाई रहेगा। उनको अगर कोई खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग वर्क
कोई मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं तो उनकी मेडिकेशन का ख्याल रखा जाए, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उनके सोशल नीड्स का ख्याल रखा जाए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मद्देनजर रखी जाए, इनको कंसिडर किया जाए। तो जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कॉमनली काम कर रहा है 6 से 8 घंटों तक, तो उसको कोई ना कोई अगर लंच मील नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट उनकी टी और लाइट सी रिफ्रेशमेंट का ख्याल रखा जाए। तो जितना ज़्यादा वो उनको सेफ एंड साउंड इन्वायरमेंट मिलेगा, हेल्दी वेल्दी इन्वायरमेंट होगा जिसमें उनकी हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखा जाएगा, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स का ख्याल रखा जाएगा, तो उतना ज़्यादा वो मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा कमिटेड होकर काम करेगा, हाईली पॉजिटिव होगा, और किसी भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है, ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो ये तो था मोरल। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स से मुराद ये है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स किन किन एक्सपर्टीज के साथ हैं, और उन एक्सपर्टीज के मुताबिक उनको टास्क असाइन किए जाएं। यानी जो मेंबर्स हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो उनके साथ अपनी एक्सपर्टीज भी शेयर करें। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको उनके जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं या जो उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया जाए। नंबर 3, डेमोक्रेटिक सुपरविजन। यानी कि सुपरविजन से मुराद ये है कि उसको ऑब्जर्व भी किया जाए, उनसे काम भी लिया जाए। अगर उन्हें कोई ऑर्डर पास करना है तो उनके सेल्फ इस्टीम का, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, ताकि उनको अगर कोई काम भी उनसे लेना है तो वो हर्ट ना हो, ठीक है, एक पोलाइट मैनर में वो काम कर सकें। इसके अलावा जो चौथा इसका कंपोनेंट है या फोर्थ उसका जो की एलिमेंट है वो है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो उनके आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए। अब एक इंसान जो है वो तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, यानी वो एक दूसरे के साथ रहता है और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं वो स्पेयर टाइम अपने कुलीग्स के साथ स्पेंड कर सकें, अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकें, अपनी डोमेस्टिक या पर्सनल मैटर्स शेयर कर सकें, और अगर वो कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने स्पेयर टाइम में तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। जिस तरह से मैस होता है या डिफरेंट क्लब्स वगैरह होते हैं, तो ताकि उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए और वो ज़्यादा मोटिवेटेड हों काम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दें अपने ऑर्गेनाइजेशन को। और लास्ट जो उसका एलिमेंट है वो है बिहेवियरल मेथड ऑफ मैनेजमेंट। अब हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से यूनिक है, डिफरेंट है, किसी को किस तरह समझ आती है, किसी को किस तरह से समझ आती है। अब ये जो मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका काम है कि वो हर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करे कि वो किस नेचर का है और उसको किस तरह से बात समझ आती है। अगर उसको मोटिवेट करने से समझ आती है, उसको अप्रिशिएट करने से समझ आती है, या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको लिटिल बिट पेनल्टी से या थोड़ी सी माइनर स्ट्रिक्टनेस से अगर उनको कोई बात समझ आती है तो उनको उस तरह से डील किया जाए। तो ये तमाम थी हमारे पास थेरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी जिसमें हमने पढ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थेरी जो है वो कंपैरेटिवली कंसिडर की जाती है एडवांस थेरी, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थेरी, ये क्लासिकल थेरी है, ट्रेडिशनल थेरी है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव थेरी को एडवांस थेरी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमने बिहेवियरल मैनेजमेंट थेरी पढ़ी। जो हमारी इसके बाद थेरी आती है वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थेरी। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थेरी को इंट्रोड्यूस करवाया है मैक्स वेबर ने 1920 में। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे बेस करती है, यानी इसका जो फोकस है वो हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर पे है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस करती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद इनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, यानी जो हायरार्की है ऑफिसर्स की ये उन पे बेस करती है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, देयर इज अ रिजिडिटी इन ऑफिशियल्स बिहेवियर, कि जो ऑफिशियल बिहेवियर है वो रिजिड बिहेवियर है, इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर है। ऑल डिसीजंस आर मेड बाय हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, यानी जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो एक हायर रैंक अथॉरिटी से या हायर रैंक ऑफिसर से लोअर रैंक अथॉरिटी तक जाएगी, लोअर रैंक ऑफिशियल तक जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो जो भी डिसीजन मेकिंग है वो हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स करेंगे। देयर इज अ रिजिडिटी इन रूल्स एंड डिसिप्लिन, ठीक है, रूल्स एंड डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। देयर इज अ लेवलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी,
अब इसमें क्या है कि लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी मौजूद है। जो कॉम्पिटेंसी है उसमें तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, इनमें भी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी मौजूद है, लेवलिंग मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि जो सीनियर और जूनियर है वो सेम हो सकते हैं। यानी कहते हैं कि सीनियर और जूनियर इक्वल नहीं हो सकते, कि जो हायर रैंक ऑफिसर है वो लोअर रैंक ऑफिसर के या ऑफिशियल के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या है कि इसमें भी डेजिग्नेशंस की बेसिस पे लेवलिंग मौजूद है कॉम्पिटेंसी की। देयर इज अ रेजिस्टेंस टू अडॉप्ट चेंज एंड इनोवेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कोई भी इनोवेशन लाने में या कोई चेंज लाने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद है, कि कोई भी चेंज या इनोवेशन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें से जिस तरह का उनका स्टाफ जो भी टास्क असाइन करता है उनको एज इट इज परफॉर्म करते हैं। यानी वो खुद से अपॉर्चुनिटीज नहीं देते कि अपने आइडियाज को हम यूटिलाइज करें और अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी विल और इंटरेस्ट के मुताबिक अपने टास्क को परफॉर्म करें। तो ये ऐसे ही करना होता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर होता है, उसको एज इट इज ओबे करना होता है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस टू अडॉप्ट इनोवेशन एंड चेंज, के हम अडॉप्ट नहीं कर सकते कोई भी चेंज या इनोवेशन को। अच्छा, हमने अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस आर लाइक अ रेड टेप। अब कोई भी रूल्स, डिसिप्लिन या अगर हायरार्की को किसी ने ब्रेक किया है तो जो भी माइनर या मेजर पेनल्टी है वो लगेगी, ठीक है। तो वो सबके लिए इक्वल ही है, उस पे पीडा एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सजा लागू होती है वो उसको मिलेगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करता है, डिसिप्लिन को ब्रेक करता है, हायरार्की को ब्रेक करता है, तो ये सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, वेजेस कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस के मुताबिक जिस तरह का किसी ने काम किया है उसी तरह से उसको वेजेस मिलने चाहिए या इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ज्यादा किया है तो उसको एडिशनली कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है कि सबको रेगुलर पे मिलती है, और अगर किसी ने काम नहीं भी किया तो उसकी पे में से कोई भी रिडक्शन नहीं की जाती। अच्छा, देखिए हमने बात की थी जिस तरह से कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है वो हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर पे बेस करती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेस करती है, रूल्स एंड डिसिप्लिन की रिजिडिटी की बात करती है कि इसमें रिजिड डिसिप्लिन है, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और रिजिड मैनेजमेंट और ऑफिशियल बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी जो इंथ्यूजिस्टिक एम्प्लॉई है या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपनी मर्जी से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि उस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को, उस एफिशिएंट एम्प्लॉय को जो कि कुछ एक्सपर्टीज रखता है, उसको मीडियोकर स्टेज पे ले आता है कि वो अपनी विल और इंटरेस्ट के मुताबिक काम नहीं कर सकता। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी का ड्रॉबैक है। बाकी इसी वजह से जो थोड़ी देर बाद इतने मोटिवेटेड और इंथ्यूजिस्टिक एम्प्लॉयज होते हैं उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी विल के मुताबिक काम नहीं कर पाते। तो ये तो थी हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास जो थेरीज है वो थेरी एक्स एंड थेरीज वाई हैं, और ये डगलस मैकग्रेगर ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये दो एजम्पशंस पे बेस करती हैं, थेरी एक्स एंड थेरी वाई। इनको हम एजम्पशन एक्स और एजम्पशन वाई भी कह सकते हैं। थेरी एक्स में वो कहता है कि कोई भी जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो विरासती तौर पे किसी भी काम को करने से कतराता है, उसका दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, वो काम को नापसंद करता है, इसीलिए वो काम से अवॉइड करता है। लेकिन वो उस काम को परफॉर्म करता है ड्यू टू द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कि वो पनिशमेंट के डर से करे या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के डर से करे या इंसेंटिव्स या वेजेस ना मिलने की सूरत में करे। तो उसको ये होता है कि अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा तो मुझे पनिशमेंट दी जाएगी या मुझे वेजेस नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। जो कोई समझदार है तो उसको ये होगा कि मैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कोई भी पेनल्टी लग सकती है, माइनर या मेजर पेनल्टी जो भी है, तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि जो डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात करता है। वो कहता है कि जितनी ज्यादा हम अपने एम्प्लॉयज को पाबंद रख सकते हैं उससे उतनी ही ज्यादा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए उनको ओबे करवाने के लिए स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन को फॉलो करवाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज अपना काम टाइमली करें और सक्सेसफुली अपने टास्क को अचीव करें। नेक्स्ट है हमारे पास थेरी वाई। थेरी वाई भी डगलस मैकग्रेगर की ही है और इस थेरी में एक वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो काम को नापसंद करता है, बल्कि वो काम करना चाहता है और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहता है। वो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, अपनी एफर्ट्स के थ्रू, अपनी कॉम्पिटेंसीज के थ्रू अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहता है। जिस तरह से हमने बात की थी मेस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स में, तो ये एक मोटिवेशन थ्योरी है जिसकी 5 स्टेजेस हमने डिस्कस की थी। तो वो कहता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहता है, वो अपनी एफर्ट्स के थ्रू अपनी ज़ात की तकमील चाहता है और इसमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रिक्टली हम डिसिप्लिन को फॉलो करवाएं, बल्कि वो खुद ही अपने काम के लिए आमादा होता है और वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। इसमें पॉजिटिव एक बात ये भी है कि इंडिविजुअल खुद मोटिवेटेड होता है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन जो है वो, जो उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो उसको उभारती है, किसी भी काम के लिए तहरीक देती है, उसको मुतहर्रिक रखती है कि वो कोई काम को परफॉर्म करे, कोई भी टास्क जो है वो उसको अंजाम दे, कोई काम करे वो खुद से करे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है। ये दोनों assumptions जो उसने दिए हैं, उसने दो तरह के बिहेवियर्स को रिफ्लेक्ट किया है। उसने कहा कि इंडिविजुअल्स का बिहेवियर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो काम करने से जी चुराता है और वो काम करने से अवॉइड करता है, बट वो काम इसलिए करता है ताकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। ठीक है, पनिशमेंट के डर से करता है। जबकि थेरी वाई में उन्होंने कहा कि वो काम करना चाहता है, बल्कि वो साथ ही साथ अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करता है कि उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए कंफर्टेबली जिसमें वो अपना काम कर सके, सेफ एंड सिक्योर फील करे और उसकी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रखा जाए, उसकी सोशल नीड्स का, साइकोलॉजिकल नीड्स का और उसकी हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखा जाए, तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। और जितना ज़्यादा वो मोटिवेटेड होगा उतना ही वो पॉजिटिवली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकेगा और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का बायस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थेरी जी। इसको इंट्रोड्यूस करवाया है W.G. ओची ने और ये एक प्रोफेसर थे लॉस एंजलिस में किसी यूनिवर्सिटी के। और इनके मुताबिक जो जॉब है या वर्किंग है वो एक लाइफ टाइम एक्टिविटी है और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी से कोई भी प्रमोशन नहीं होना चाहिए, कोई एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तरक्की टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ग्रेजुअली होनी चाहिए। और वैसे तो कहते हैं वो इब्तदाई सालों में प्रमोशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ आर्टिकल्स में 10 साल का भी जिक्र है कि इनिशियल 10 इयर्स में कोई प्रमोशन नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि सबसे पहले तो इंसान को अपने काम को समझने की ज़रूरत है। जब वो उस काम को समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है और उसमें मास्टरी गेन कर लेता है, फिर वो उस काम को इजीली परफॉर्म कर सकता है। और ये कहता है कि एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि जब वो एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में मास्टरी गेन कर ले तो वो दूसरे स्किल्स या टेक्निक्स की तरफ मूव कर सकता है। यानी कि उनके मुताबिक जो जॉब एक लाइफ टाइम एक्टिविटी है, तो वो कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी एम्प्लॉय के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो उसको एक ही टाइम पे एक ही काम पे लगाए रखें। वो कहते हैं कि मूवमेंट होनी चाहिए और चेंजेस आनी चाहिए, इनोवेशन लाना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली और टाइम के साथ साथ। और उसमें क्या है कि जब वो किसी एक एक्सपर्टी को गेन कर लेता है प्रॉपर, तो वो उसको दूसरी स्किल की तरफ मूव करे ताकि वो बाकी एक्सपर्टीज को भी गेन करे। तो ये हमारे पास थी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थेरीज। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 03705307085085.